हेलो विद्यार्थियों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जीवन परीक्षा को लेकर आया हूं और यह जीवन परीक्षा हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम या फिर राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह जीवन परीक्षा है मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है यह जीवन परिचय। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी प्रमुख रचनाएं, उसके बाद इसका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में 3 अगस्त सन 1886 में हुआ था। यानी मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म जो है चिरगांव में हुआ था और जिला कौन सा है? जिला है झांसी, उत्तर प्रदेश में है जो। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद काव्य की रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था, यानी बचपन से ही इनका जो है काव्य की रचना की ओर झुकाव था मैथिली शरण गुप्त का, यानी बचपन से ही ये काव्य की रचना करने लगे थे। ठीक है, उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट करके उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। यानी आचार्य महावीर प्रसाद हैं जी, उनकी जो प्रेरणा से पाकर इन्होंने जो काव्य की जो नवीन धाराएं जो होती हैं उनको पुष्ट करके उसमें अपना एक अच्छा स्थान बना लिया था। ठीक है ना, एक विशेष स्थान इन्होंने बना लिया था। ठीक है, गुप्त जी ने। उसके बाद आगे इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। यानी इनकी जो कविताएं हैं उनमें देशभक्ति की भावना दिखाई देती है, राष्ट्र प्रेम की भावनाएं दिखाई देती हैं, इसीलिए इसी के आधार पर इनको जो संसार में राष्ट्र कवि के नाम से यानी राष्ट्र कवि का इन्हें सम्मान दिया गया था मैथिली शरण गुप्त को। उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया था। ठीक है, गुप्त जी का 12 दिसंबर 1964 को झांसी में निधन हुआ। यानी जो गुप्त जी हैं इनका निधन कब हुआ था? 12 दिसंबर 1964 को, और झांसी में इनका निधन हुआ था, इनका देहांत हुआ था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का। अब यहाँ पर जो है जीवन परिचय वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके जो अगला जो टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर चलते हैं। वह टॉपिक है प्रमुख रचनाएं। ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और इसकी रचनाएं इस प्रकार है। गुप्त जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार से हैं, यानी इनकी जो रचनाएं हैं वो काफ़ी सारी हैं और मैंने जो है इनकी रचनाएं इस प्रकार आपको नीचे लिख रखी हैं। जैसे कि पहले नंबर पे साकेत, दूसरे नंबर पे भारत भारती, तीसरे नंबर पे जयद्रथ वध, उसके बाद चौथे नंबर पे अनग, पांचवें नंबर पे पंचवटी, छठा नंबर पे यशोधरा, सातवें नंबर पे द्वापर आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं। दोबारा पढ़ेंगे। जैसे कि पहले नंबर पे साकेत, दूसरे नंबर पे भारत भारती, तीसरे नंबर पे जयद्रथ वध, चौथे नंबर पे अनग, पांचवें नंबर पे पंचवटी, छठे नंबर पे यशोधरा, सातवें नंबर पे द्वापर और उसके बाद आदि, यानी कि और भी इनकी रचनाएं हैं। ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद अब हम इसके जो अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम चलेंगे और यह टॉपिक है साहित्यिक परिचय, जो बोर्ड एग्जाम में आता है साहित्यिक परिचय। ठीक है, ये भी करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि गुप्त जी आधुनिक हिंदी काव्य जगत के अनुपम रत्न हैं। यानी जो गुप्त जी जो है ना आधुनिक हिंदी के काव्य जगत के जो है अनुपम रत्न है। अनुपम का मतलब होता है सर्वोत्तम। ठीक है, बजोड़, इसे कहते हैं अनुपम। यह सही अर्थों में राष्ट्र कवि थे, यानी वास्तव में रियल में ये एक राष्ट्र कवि थे गुप्त जी। ठीक, उसके बाद इन्होंने अपनी प्रेरणादायक कविताओं से राष्ट्रीय जीवन में चेतनाओं का संचार किया है। यानी इन्होंने क्या करा, अपनी जो प्रेरणादायक जो कविताएं हैं उससे इन्होंने राष्ट्रीय जीवन में चेतनाओं का संचार किया है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय जीवन का जो इन्होंने पूरी तरीके से उनका संचार किया था। उसके बाद आगे यह हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। यानी हिंदी साहित्य के अगर इतिहास में अगर देखा जाए जो खड़ी बोली जितने भी जो कवि जो थे न उनमें से एक ये प्रथम कवि हैं और एक महत्वपूर्ण कवि हैं गुप्त जी।
ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद इनकी काव्य में राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है, यानी इनकी जो काव्य है जो होती है, जो इनकी रचनाएं जो होती हैं उनमें राष्ट्र की भावना, इनकी देश की भावना दिखाई देती है। उसके बाद आगे, वे गांधी के जीवन दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे, यानी जो गांधी जी के जो विचार जो थे, दर्शन जो थे, इन सभी से ये काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, इनको काफ़ी मानते थे। गुप्त जी साहित्य में प्रमुख स्थान है, यानी गुप्त जी जो हैं इनका साहित्य में जो है प्रमुख स्थान है। ठीक है ना, ये था इसका साहित्यिक परिचय गुप्त जी का। ठीक है, अब मैंने आपको पूरी तरीके से यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया। किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर यहाँ तक थोड़ी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन जो घंटी उसको भी प्रेस कर देना है, और वीडियो को इसको शेयर भी आपको ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के ग्रुप में।